नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे पीएससी लेक्चर्स में। आज हम आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ाएंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको जानने से पहले आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि प्रकाश क्या है। वह कारक जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं प्रकाश कहलाता है। जैसे आपको पहले से ये पता होना चाहिए कि मानव नेत्र के पास इतनी क्षमता होती नहीं है कि किसी वस्तु को स्वयं से देख सके। उसको देखने के लिए किसी दूसरे माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे आपके सामने ये बोर्ड है, मैं बोर्ड को उसी स्थिति में देख पाऊंगा जब किसी अन्य माध्यम से आने वाला प्रकाश इस बोर्ड से टकराने के बाद मेरे नेत्रों तक पहुंचे। अगर आपको बाहर कोई कुर्सी दिख रहा हो, कुर्सी क्यों कैसे दिखेगा? कोई कारक, प्रकाश कारक, जैसे सूर्य है, अभी सूर्य का प्रकाश कुर्सी से टकरा के मानव नेत्र तक पहुंचा, तभी वो हमें वस्तु दिख पाती है। देखने के स्रोत ऐसे होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, ठीक है, और ये आपका हो गया मानव नेत्र। ठीक है, अब ये इस वस्तु को देखने के लिए मान लीजिए ये आपका बाहरी स्रोत है, सूर्य हुआ, बल्ब हुआ या अन्य कोई वस्तु। जब इससे प्रकाश आएगा यहाँ पे, ठीक है, और इसको इधर बना लेते हैं, और ये हुआ आपका मानव नेत्र। और वस्तु से टकरा के प्रकाश किरण मानव नेत्र में आएगा, तभी हम इन वस्तुओं को देख पाते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि प्रकाश के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो प्रकाश का सबसे प्राथमिक स्रोत तो सूर्य है। उसके अलावा चंद्रमा भी प्रकाश के स्रोत होते हैं, विद्युत बल्ब भी प्रकाश के स्रोत होते हैं। रात के वक्त में जो हम लोग पुराने समय में ललटेन वगैरह जलाया करते थे, वो सभी प्रकाश के स्रोत हुआ करते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रकाश क्या है। वह कारक जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं प्रकाश कहलाता है। ठीक है, अब होते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। अब जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश होता है उन वस्तुओं को हम प्रदीप्त वस्तुओं के नाम से जानते हैं, और जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश नहीं होता है उन वस्तुओं को हम अप्रदीप्त वस्तुओं के नाम से जानते हैं। विद्युत बल्ब एक प्रदीप्त वस्तु है, ठीक है। लालटेन के बारे में जिसे हम लोग बोल रहे हैं वह भी एक प्रदीप्त वस्तु है। अप्रदीप्त वस्तु क्या है? जैसे ये आपका बोर्ड हुआ, जिसका अपना कोई प्रकाश नहीं है। कुर्सी, टेबल, बेंच, कोई व्यक्ति हुआ जिसका अपना कोई प्रकाश नहीं है। तो जिसका अपना कोई प्रकाश नहीं है वो सभी अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। अब इसमें सबसे पहला प्रकाश के परावर्तन में पहला सवाल आता है प्रकीर्णन। ठीक है, जैसे इन शब्द के बारे में जानने से पहले जानिए कि हम अभी बता रहे हैं कि किसी वस्तु को कब देख पाते हैं, जब प्रकाश किरण हाथ के वस्तु से टकराती है तो वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहाँ प्रकाश किरण सीधे रूप से नहीं पहुँच पाती है, तो हमें उन स्थानों पर वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं? उन स्थानों पर वस्तुएं देखने के लिए ये कारक प्रकीर्णन महत्वपूर्ण है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि वायुमंडल में असंख्य धूल मिट्टी के कण उड़ते रहते हैं। जब प्रकाश किरण इन धूल मिट्टी के कणों पर पड़ते हैं तो इन धूल मिट्टी के कणों पर पड़ने के बाद वो चारों तरफ विसरित हो जाते हैं, फैल जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई धूल मिट्टी का कण है, इस पर आया, प्रकाश किरण पड़ा, तो इससे पड़ने के बाद ये प्रकाश किरण चारों तरफ छितर जाएगा, विसरित हो जाएगा, फैल जाएगा, जिसके चलते प्रकाश ऐसे स्थानों पर भी पहुंच जाएंगे जहां पर सीधे तौर पर नहीं पहुंच रहे हैं, जिस कारण हमें ऐसे स्थानों पर भी दिखाई देता है जहां सीधे तौर पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। तो प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं कि जब प्रकाश किरण वायुमंडल में उपस्थित धूल मिट्टी के कण अर्थात सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो उस पर पड़ने के बाद वह प्रकाश किरण चारों ओर विसरित हो जाता है। प्रकाश की इस
क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन हम लोग कहते हैं। अब प्रकाश का किरण पुंज, प्रकाश पुंज या किरण पुंज, तो कहा जाता है कि प्रकाश हमेशा जब गमन करता है तो एक रेखा में नहीं गमन करता है, वह एक समूह में गमन करता है। ठीक है, तो जिसे हम लोग जिस समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं, अर्थात प्रकाश के समूह को प्रकाश पुंज या किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज के नाम से जानते हैं। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है कि अपसारी किरण पुंज। तो रोक दीजिएगा, चलिए इतना काट दें। सबसे पहला होता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में प्रकाश किरण एक बिंदु से होकर चारों तरफ अपसरित होती है, मतलब फैलती है, जिसे हम लोग कहते हैं अपसारी किरण पुंज। जैसे एक बल्ब जल रहा हो तो उससे प्रकाश किरण चारों तरफ फैलती है, जिसको हम किस किरण पुंज के नाम से जानेंगे? अपसारी किरण पुंज। कुछ प्रकाश किरण होती हैं जो समानांतर रेखाओं में गमन करती हैं, जिन्हें हम लोग जानते हैं समानांतर किरण पुंज के नाम से। अब जैसे आप लोगों को पता होगा, नेपाली या चाइनीज जो टॉर्च होते हैं वो एक बार रात को जलाया जाए तो लंबी दूरी तक बराबर दिखाई दे, ये ना कि फैलते हुए जाए, बराबर दूरी से गमन करें, तो उसे हम लोग समानांतर किरण पुंज के नाम से जानते हैं। और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज उसे कहते हैं कि एक स्थान पर अलग अलग जगहों से प्रकाश किरण आके अभिसरित हो। अभिसारी किरण पुंज, अलग अलग स्थानों से प्रकाश किरण आके एक स्थान पर अभिसरित हो यानी गिरे, तो जिसे हम अभिसारी किरण पुंज के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आपको मैंने किरण पुंज, 3 प्रकार के किरण पुंजों के बारे में बताया कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्रकाश पुंज क्या है। ठीक है, तो या किरण पुंज क्या है, तो किरण कहेंगे किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज या प्रकाश पुंज के नाम से जानते हैं। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में होता है क्या कि एक स्थान से प्रकाश किरण चारों ओर फैलते हैं, जबकि समानांतर किरण पुंज में प्रकाश किरण एक दूसरे की समानांतर रेखाओं में गमन करती हैं, जबकि अभिसारी किरण पुंज में अलग अलग स्थानों से चलने वाली प्रकाश किरण किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है। अब हम लोग का मुख्य प्रश्न उठता है कि मैंने अभी प्रकाश बताया, तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो जब तक प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तब तक हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। अब जैसे देखिए, यहाँ से आपका सूर्य का प्रकाश किरण आया, आके टकरा के मानव नेत्र के पास गया, तभी हम इस वस्तु को देख पाए। ठीक है, तो किसी बिंदु से, अर्थात किसी प्रकार किरण किसी बिंदु स्रोत से, प्रकाश स्रोत से, किसी प्रकाश स्रोत से यदि प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराकर अपनी दिशा से परावर्तित हो जाए, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, सब प्रकाश के परावर्तन के नियम पहले लिख दे लीजिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। तो उससे समझने के लिए सबसे पहले हम एक रेखा ले रहे हैं। ये मान लीजिए कि आपका एक दर्पण है जो समतल दर्पण है। ठीक है, जब प्रकाश किरण किसी अन्य बिंदु स्रोत से आके अगर दर्पण से टकरा के किसी दिशा में मुड़ गया, तो ये हुआ प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब प्रकाश के परावर्तन में ये आने वाले किरण को हम लोग जानते हैं आपतित किरण के नाम से। आपतित किरण। और जाने वाले कोण को हम लोग जानते हैं परावर्तित किरण। और बीच में तो आने वाले प्रकाश किरण जो जाके दर्पण से टकराया, तो
किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण, और दर्पण से टकरा के जो प्रकाश किरण लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और जो बीच पे ये लंब होता है इसे हम लोग अभिलंब के नाम से जानते हैं। और आते समय आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं, जिसे स्मॉल आई द्वारा सूचित किया जाता है। और जाते समय जो प्रकाश किरण है जो अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ बनता है उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं, उसे आर द्वारा सूचित, स्मॉल आर द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो इसी से प्रकाश के परावर्तन के हम लोग दो नियम बनते हैं। पहला नियम बनता है कि आते समय जो कोण बनता है, जाते समय जो कोण बनता है, आते समय बना हुआ कोण जाते समय बना हुआ कोण के बराबर होता है। अर्थात इसे लिखा जाता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा नियम बनता है, देखिए दूसरा नियम ये बनता है कि आते समय जो किरण है आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। तो जैसे आप लोग देखिएगा कि आते समय जहाँ से टकराएगा उसी स्थान से लौटेगा और उसी स्थान पर अभिलंब भी आएगा। अब ई ना कि दर्पण यहाँ है, प्रकाश किरण यहाँ टकराए और यहाँ से लौटे और यहाँ इंग्लैंड में अभिलंब बन जाए। ठीक है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं, जिसे हम लोग प्रकाश के परावर्तन के दो नियमों के नाम से जानते हैं। और केवल दो ही नियम होते हैं, इससे ज़्यादा परावर्तन के नियम नहीं होते हैं। हाँ, मैंने आपको सभी कोणों के बारे में बताया कि आते समय जो कोण बनता है उसे आपतन कोण, जाते समय जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण के हम लोग नाम से जानते हैं। अब चलिए, यहाँ पर हमने बनाया था तो जिसे हमने कहा था कि यह एक समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। तो यहाँ पर हमने दर्पण शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो दर्पण किसे कहते हैं? तो वह पारदर्शी कारक जो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने में सहायक हो या सहायता करता हो, दर्पण कहलाता है। अब जैसे आपको पता होना चाहिए कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दर्पण एक होता है गोलीय दर्पण और दूसरा होता है समतल दर्पण। एक परावलयीय दर्पण भी होता है जिसका हाई स्कूल स्तर तक कोई भी इस्तेमाल नहीं है। आगे चल के एक दो प्रयोगों में परावलयीय दर्पण का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। जैसे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जो किसी गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब जैसे आप लोग समझ सकते हैं, अब मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ कि गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग होता है। मान लीजिए कि यह एक गोला है। गोला तो समझते होंगे, जैसे क्रिकेट गेंद एक गोला है, फुटबॉल एक गोला है। तो ये गोले का केंद्र है। ठीक है, और गोले के केंद्र से ये जो लाइन खींचा जाए तो मान लीजिए कि यह अगर गोला बाहर से कलई किया गया हो, ठीक है, या पेंट की कलई किया या रजतीत इसको कहते हैं सामान्य भाषा में। हम आम बोलचाल की भाषा में पेंट बोलते हैं, लेकिन वो उचित नहीं है, इसे रजतीत या कलई बोलना ही उचित होगा। तो ये गोलीय दर्पण है, ये केंद्र है। इस केंद्र को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, जिसे हम लोग कैपिटल सी द्वारा सूचित करते हैं।
और यही जो हिस्सा होता है दर्पण के जिस भाग पर स्पर्श करता है इस भाग को हम लोग कहते हैं ध्रुव, जिसे हम लोग कैपिटल P द्वारा सूचित करते हैं। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस, जिसे कैपिटल F द्वारा सूचित किया जाता है। अब आप कहिएगा कि सर आप तो अवतल दर्पण का चित्र ही नहीं बनाए। हमने अवतल दर्पण का चित्र बनाया है। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक मिटा दिया जाए तो ये जो चित्र बना किस दर्पण का बना? अवतल दर्पण का बना। तो मैंने कहा कि दर्पण क्या होता है? दर्पण किसी गोले का भाग होता है। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण भी किसी गोले का ही भाग होता है। मान लीजिए कि यह एक गोला है, अभी आपने इसमें बाहर से कलई किया, इसमें आपने क्या किया कि भीतर से रचित कर दिया। ठीक है, भीतर से कलई कर रहे हैं। ये उसका केंद्र हुआ। ठीक है, केंद्र से ये इसकी दूरी हुई। ठीक है, ये आप तो अभी बोले हैं कि C अर्थात वक्रता केंद्र है, F अर्थात मुख्य फोकस है, ये ध्रुव है। तो जितना इधर F होगा उतना ही इधर एक लाइन डाल के, क्योंकि अब मान लीजिए इस तरफ तो आपने कलई कर दिया तो प्रकाश किरण जिधर कलई ना हुआ हो उस स्थान से ही ना परिवर्तित होगी। मान लीजिए कि ये कोई दर्पण है, शीशा है, अगर इस तरफ हमने पेंट कर दिया तो प्रकाश किरण को जिधर पेंट किया उधर तो आएगा नहीं, उधर से परिवर्तित होगा ही नहीं। जिधर प्रकाश किरण का शीशा होगा, मुख्य भाग होगा, उधर ही तो परावर्तित होगा। जिधर कलई होगा उधर परावर्तित नहीं होगा। तो उसी कारण जितना दूरी इधर F है उतना ही दूरी पर हम लोग F डैश ले लेते हैं, और जितनी दूरी पर C है उतनी ही दूरी पर हम लोग C डैश ले लेते हैं। और इस भाग को हमने मिटा दिया। ये देखिए, ये आपका कौन सा दर्पण हुआ? उत्तल दर्पण। ये आपका हुआ अवतल दर्पण और ये आपका हुआ उत्तल दर्पण। ठीक है, तो दोनों दर्पणों के मैंने बारे में बता दिया कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक अवतल और उत्तल। दोनों में वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और ध्रुव को भी मैंने समझा दिया। ये आपका उत्तल दर्पण है, P को भी ध्रुव ही कहेंगे। जो इसके ध्रुव का परिभाषा है, जैसे इसमें बोल सकते हैं कि ध्रुव किसे कहते हैं, तो ये क्या है? दर्पण। इस लाइन को कहते हैं, इस लाइन को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष दर्पण के जिस भाग पर, जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष स्पर्श करता है उस बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। अब इसमें भी है कि ध्रुव से F तक की दूरी को स्मॉल f द्वारा सूचित करते हैं, जिसे फोकस दूरी कहते हैं। और ध्रुव से वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे बड़ा R या 2f, f के दुगुना है तो 2f से भी सूचित हम लोग करते हैं। ठीक है, अब इसमें है एक समतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में कोई ज़्यादा इस पर विकल्प नहीं है, बस प्रकाश किरण परावर्तित होती है, कोई प्रतिबिंब बनाता नहीं है। समतल दर्पण की जो प्रमुख विशेषताओं में होता है कि जिस आकार की वस्तु होती है उसी आकार का प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, इसी कारण इस दर्पण का ज़्यादा प्रयोग नहीं है। अब अवतल दर्पण में चलते हैं। अगर ये आपका अवतल दर्पण है, अभी हमने अवतल दर्पण को ये बनाया। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था ये P, ये F और ये होता है C। ठीक है, तो अवतल दर्पण में अगर कोई भी दर्पण इस प्रकार का हो तो अवतल दर्पण में हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश किरण हमेशा F को ही काट के जाएगी। अगर मान लीजिए इस लाइन की ये समानांतर है तो F को काट के जाएगी। इधर से भी तो समानांतर हो सकती है तो F को काट के जाएगी। ठीक है, F को काट के जाएगी, मतलब F पर अभिसरित होती है, अभिसरित या गिरती है। ठीक है,
तो इसी कारण अवतल दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश किरणें F को काटती हैं, इसी कारण, या F पर अभिसरित होती हैं, गिरती हैं, इसी कारण अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। अब है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश किरणें F से दूर भागती है। जैसे नीचे में आपका उत्तल दर्पण ही बना है, तो ये आपका मुख्य अक्ष है, इधर से तो लाइन आएगा नहीं, इधर से तो कलई हो गया है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर लाइन है और ये इधर जाएगा। ठीक है, और इसी को डॉटेड डॉटेड करके बढ़ा देते हैं, जहाँ बढ़ा वही आपका होता है F। ठीक है, ये आया, ये इधर से चला, इधर की ओर चला गया, ये डॉटेड लाइन क्या है, मिला है। ये समानांतर लाइन फिर आया, इधर से आया, ऊपर की ओर जाएगा क्योंकि दर्पण ऊपर की ओर है, लेकिन इसे थोड़ा सा मिला के इधर से खींच देते हैं, इधर से आया, इधर की ओर गया, तो जिसे हम काल्पनिक रेखाओं द्वारा निरूपित करते हैं कि F पर गिरती है, गिरती हुई दिखाते हैं। मतलब F से मूलतः देखा जाए तो दूर भागती है, अपसरित होती है अर्थात भागती है। तो इसी कारण हम लोग उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण पर गिरती है, इसी कारण अभिसारी दर्पण, उत्तल दर्पण से दूर भागती है, इस कारण अपसारी दर्पण हम लोग कहते हैं। दोनों दर्पणों को पढ़ने के बाद अब इसमें ये जो आता है, आपको प्रतिबिंबों के बारे में पढ़ना है कि अगर किसी भी दर्पण में, यदि किसी भी दर्पण में कोई प्रकाश किरण परावर्तन के बाद परावर्तन के बाद कोई दो प्रकाश किरण जिस स्थान पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। यदि काटती है अर्थात वास्तविक कटानों द्वारा प्राप्त होती है तो उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यदि काटती हुई प्रतीत होती है अर्थात काल्पनिक कटानों द्वारा प्राप्त होती है तो उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसके बाद से हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की विभिन्न स्थितियां। बंद कीजिए। यदि कोई अवतल, अब यहाँ पर सवाल उठता है कि किसी अवतल दर्पण में अलग अलग दूरियों पर अगर वस्तुओं को अलग अलग जगहों पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकार का बनेगा और उस प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी और आकार क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि अवतल दर्पण में 6 स्थितियाँ बनती हैं, इसी कारण 6 हमने अवतल दर्पण के लिए चित्र को बना दिया। अब समझिए कि यह आपका एक अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण में ये भाग तो कलई किया हुआ है, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है F और ये पॉइंट है C। तो अवतल दर्पण में वस्तु को हम कहाँ रख सकते हैं? पहला तो अनंत पर रख सकते हैं। अब अनंत होता है कि कहीं बहुत दूर। ठीक है, दूसरी स्थिति हो सकती है कि हम वस्तु को अनंत और C के बीच में रख सकते हैं। तीसरी स्थिति हो सकती है कि C पर रख सकते हैं। चौथी स्थिति हो सकती है कि C F के बीच रख सकते हैं। पांचवी, अब चलिए वस्तु को हम रख रहे हैं सबसे पहले अनंत पर। तो अनंत पर कोई भी वस्तु कितना भी होगा, अगर किसी दर्पण पर प्रतिबिंब होगा तो किसी दर्पण से बहुत ही बड़ा होगा, तभी किसी दर्पण से देख सकते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पर कहीं खड़े हैं और यहाँ से 500 मीटर के दूरी पर स्थित कोई पत्थर का टुकड़ा हो और शीशे में देखना चाहे तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन 500 मीटर की दूरी पर स्थित अगर कोई पेड़ हो तो मानव नेत्र से देख सकते हैं। मानव नेत्र में भी तो उत्तल लेंस और अवतल दर्पण जैसी आकृतियाँ होती हैं। ठीक है, जो परावर्तक सतह होता है वो भी अवतल दर्पण के आकार के समान होता है। अब मान लीजिए कि दूर स्थित वस्तु है, तो दूर स्थित वस्तुओं का प्रकाश किरण जो भी आएगा तो हमेशा समानांतर आएगा। जैसे ये है, इसके समानांतर आ रहा है। ठीक है, और हमेशा दो ही प्रकाश किरण द्वारा काटा जाएगा, जहाँ कटान बनेगा वहाँ प्रतिबिंब होगा। अब आपने अभी पढ़ा था कुछ देर पहले कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आते समय जो कोण बना है, जाते समय ये
उतना ही कोण के साथ लौटेगा। और आते समय यहाँ दर्पण थोड़ा सा ज़्यादा टेढ़ा है तो ये ज़्यादा थोड़ा सा मुड़ेगा, यहाँ पर आया। और जहाँ पर कटान बना ये हुआ इसका प्रतिबिंब, ठीक है। और प्रतिबिंब जहाँ बनता है वो पॉइंट इसका होता है मुख्य फोकस। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर वस्तु कहाँ था, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब, अनंत पर स्थित हो तब इसकी स्थितियाँ कैसी बनी। पहली स्थिति हमें हमारे पास बन रही है वो आपका ये प्रतिबिंब बन रहा है तो वास्तविक कटान से कट रहा है, काल्पनिक कटान से नहीं कट रहा है। तो प्रतिबिंब बन रहा है पहला वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा बना। दूसरी स्थिति क्या बन रही है, वस्तु से छोटी बनेगी। और वस्तु तो अनंत में कहीं है तो वस्तु से बहुत ही छोटी जो स्थिति प्रतिबिंब की बन रही है वो कैसी बन रही है जी, वस्तु से बहुत ही छोटी, ठीक है। और तीसरी स्थिति बन रही है कि कहाँ पर बन रहा है, तो पॉइंट है आपका मुख्य फोकस, है ना जी, ठीक है। तो कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब एफ पर या मुख्य फोकस पर बनेगा। अब हम आगे चल रहे हैं कि एक बार हमने अनंत पर रखा, ठीक है। तो उसके बाद से ये बिंदु P है और F है और C है। तो अब की बार हमने वस्तु को अनंत और C के बीच रखा, ठीक है। तो अनंत और C के बीच रखा तो मुख्य अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश किरण ला रहे हैं तो हमेशा F को काट के जाएगी, ठीक है। और वक्रता केंद्र वाला वक्रता केंद्र पर ही लौटती है और P पर आते समय जो कोण बनाती है जाते समय उसी कोण के साथ लौटती है। तो आप स्वतंत्र हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने P वाला ही ले लिया तो यहाँ से आया और आते समय जो कोण बनाया जाते समय उसी कोण के साथ लौटा। प्रतिबिंब आपका यहाँ पर बना और ये तो पॉइंट है आपका F, ठीक है। तो दूसरी स्थिति है जब वस्तु कहाँ है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र अर्थात C, अनंत और C के बीच स्थित हो तब हमारी स्थितियाँ कैसी बनी। तो ये तो आपका प्रतिबिंब बन रहा है ना जी, वास्तविक कटानों द्वारा बन रहा है। तो आप इसमें स्थितियाँ क्या लिखेंगे, वास्तविक और पहली स्थिति होगी वास्तविक और उल्टा। दूसरी स्थिति क्या होगी, वस्तु से बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, ये वस्तु इसके मुकाबले तो छोटा है ना, ठीक है, वस्तु से छोटा। और तीसरा कहाँ बन रहा है, C और F के बीच बन रहा है। अब यहाँ पर बने, यहाँ पर बीच में कहीं भी आए तो बीच ही कहा जाएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब C तथा F के बीच बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद से वस्तु को और घसका के हम लोग C पे लेके चलते हैं। अब देखते हैं कि उसकी कैसी स्थिति बनती है। ये पॉइंट है आपका P, ये पॉइंट है F और ये पॉइंट है C। यहाँ पर हमने वस्तु को रखा। अब इसके थोड़ा सा लाइन तिरछा है तो मेरा आकृति थोड़ा सा बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन स्थितियों को जब आप स्केल या पेंसिल के सहारे बनाएंगे तो वो सब चीज़ें जितनी बराबर आनी चाहिए आ जाएंगी। अब जैसे यहाँ पर है कि मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें जब आई यहाँ पे दर्पण से टकराएगी तो F को काट के जाएगी। और ये तो C वाला C पर से तो गुजरेगा नहीं, वहाँ पे खड़ा है। अब P से ही गुजरेगा, यहाँ से आया और टकरा के लौटा, यहाँ पर आया। तो इसका हमेशा याद रखिएगा जहाँ होगा ना, ठीक है, ये इसी साइज का बनता है। थोड़ा सा हम इसको सीधा कर देते हैं क्योंकि पेंसिल स्केल सहारे मैंने आकृति बनाया नहीं है, इसी कारण थोड़ा सा दाएं बाएं ये जा सकता है, जिसको सीधा करने का प्रयास कर रहे हैं। रुकिए, ठीक है। कटान आपका बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें स्थिति कैसी बनेगी, पहली स्थिति की यह पॉइंट तो C है, तो वस्तु को हमने C पर अर्थात वक्रता केंद्र पर रखा, ठीक है। तो तीसरी स्थिति लिखेंगे जब वस्तु को C पर रखा तब।
क्या स्थिति हो रही है? पहला वास्तविक और उल्टा, ये भी तो वास्तविक कटान से ही मिल रहा है, वास्तविक और उल्टा। दूसरी स्थिति बन रही है वस्तु से बड़ा छोटा क्या बराबर बन रहा है, इसके बराबर ही बनेगा। आप स्केल पेंसिल के सहारे बना के देख लीजिएगा, क्या बनेगा? वस्तु के बराबर। और तीसरी स्थिति क्या बनेगी? तीसरी स्थिति कहाँ पर बन रही है वो बताना है, तो प्रतिबिंब C पर बनेगा। अब वस्तु को और थोड़ा सा घसका के आगे ले जाते हैं, हम लेके जाते हैं C और F के बीच। तो ये पॉइंट है आपका P और ये पॉइंट है F और ये पॉइंट है आपका C। यहाँ पर हमने वस्तु को रखा, ठीक है। मुख्य अक्ष के समानांतर वाली लाइन किसको काट के जाएगी? F को काट के जाएगी, ठीक है। यहाँ से C पर से भी गुजार सकते हो, किताब में हो सकता है वो दिया हो। और एक है यहाँ पे P वाली लाइन, आते समय जो कोण बनाएगी जाते समय उसी कोण के साथ लौट जाएगी, ठीक है। आपका कटान बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जब वस्तु इसमें हम कहाँ रख रहे हैं, वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे तब, ठीक है। जब वस्तु को C तथा F के बीच में रखें तब क्या स्थिति बन रही है? तब स्थिति हम लोगों की बन रही है कि ये भी तो वास्तविक कटानों द्वारा प्राप्त हो रहा है। आया वो प्रकाश किरण टकराया, इधर की लौट गया, आया टकराया, इधर की लौटा, लौटने के बाद कटान बना, ठीक है। तो ये भी तो वास्तविक कटान है। तो कैसी स्थिति बन रही है कि पहला बन रहा है हम लोग का वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। दूसरी स्थिति बन रही है वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और तीसरी स्थिति कहाँ बन रही है? अनंत और C के बीच। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है जी? प्रतिबिंब अनंत और C के बीच बनेगा, ठीक है। अब हम आगे की ओर चल रहे हैं। अब वस्तु को थोड़ा सा और घसका के लाते हैं आगे की ओर। हम कहाँ लेके आ रहे हैं? F पर। अब ये पॉइंट है आपका P, ठीक है। ये पॉइंट है F और ये पॉइंट है C। हम यहाँ पर वस्तु को लेके आए। चलिए, यहाँ समानांतर वाला तो ये तो निश्चित है, किसको काटेगी? F को काट के जाएगी। और आते समय जितना कोण बने, देखिए इतना झुकी है तो उतना ही झुका के इधर से लाइए। देखिए उधर थोड़ा सा चौड़ा, इधर पतला की ओर होता हुआ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि जब वस्तु को कहाँ हो, जब वस्तु ये पांचवी स्थिति है, जब वस्तु कहाँ हो? F पर या मुख्य फोकस पर स्थित हो तब। जब वस्तु F पर स्थित हो तब स्थिति हम लोग क्या होगी? स्थिति होगी यहाँ पर तो उधर थोड़ा सा ये आगे की इसी प्रकार आकृति बनती है। बनाते 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 आइए, यहाँ पर तो आपका मिलिए करेगा, कितना भी दूर जाइए जाके वो मिलता है। तो इसमें भी प्रतिबिंब पहला तो स्थिति होगा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। दूसरी स्थिति क्या होगी? वस्तु से बड़ा ना, वस्तु से बहुत ही बड़ा। काहे कि यहाँ के मिलेगा उसका मुख्य अक्ष, आप दूरी देखिए, वस्तु के समान प्रतिबिंब का साइज देखिए कितना बड़ा होगा। तो जो प्रतिबिंब का साइज होगा वह होगा वस्तु से बहुत ही बड़ा। तीसरा स्थिति क्या होगा? कहाँ बनेगा? तो कहीं दूर जाके मिल रहा है, अर्थात प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। तीसरी स्थिति है। अब चलिए, सॉरी, इसमें अंतिम अवतल दर्पण की अंतिम स्थिति। अब वस्तु को हम थोड़ा सा और घसका के लेके आए P और F के बीच। और ये आपका पॉइंट हुआ P, ये पॉइंट हुआ F और ये पॉइंट हुआ C। यहाँ पर हम वस्तु को लेके
आ गए। यहाँ पर वस्तु को लेके आए, समानांतर वाला लाइन होगा, कोई भी समानांतर वाला लाइन तो किसको काट के जाएगा, एफ को। ये इधर चला, ये इधर चला, और ये आते समय जितना झुकेगा जाते समय उतना ही के साथ ये लौट जाएगा। अब बताइए ये लाइन इस लाइन से कभी मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति में एक आपने पढ़ा है कि प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब भी होता है, उसी का यहाँ पर प्रयोग करेंगे कि जितने परावर्तन वाले किरणें होंगी, प्रकाश किरणें, उन्हें आगे की ओर बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर इस लाइन को थोड़ा सा मुख्य अक्ष को हमने आगे तक बढ़ा दिया, ठीक है। ये परावर्तन वाली लाइन हो गई है, इसको हम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, सीधा बना दे रहे हैं, इसको आगे की ओर बना रहे हैं। जहाँ कटान हो रहा है वहाँ पर ये आपका प्रतिबिंब बना, ठीक है। तो जब वस्तु अब कहाँ है, P तथा F के बीच में, ये पॉइंट है आपका P, ठीक है। तो इसमें लिख दें 6वें नंबर में, जब वस्तु P तथा F के बीच स्थित हो तब क्या स्थिति हो रही है। पहली स्थिति हो रही है कि वास्तविक कटानों द्वारा प्राप्त हो रहा है, नहीं, वास्तविक कटानों द्वारा नहीं प्राप्त हो रहा है। ये हम लोग तो ज़बरदस्ती बढ़ा के ना मिला रहे हैं। परावर्तन, इसका परावर्तन वाला लाइन ये, इसको सीधा खींचा हमने, इसका परावर्तन वाला लाइन ये, इसको फिर पीछे तक खींचा, अर्थात काल्पनिक कटानों द्वारा उसको मिला रहे हैं। तो ये प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक है, ठीक है। तो काल्पनिक है, और उसके साथ ये उल्टा तीर बना है कि सीधा बना है, सीधा बना है। तो काल्पनिक और सीधा, दूसरी स्थिति क्या हो रही है, काल्पनिक और सीधा बन रहा है। बन कहाँ रहा है, तो दर्पण के पीछे, ठीक है। तो दर्पण के प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। और तीसरी स्थिति हम लोगों की क्या होगी कि प्रतिबिंब का साइज, आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा तो हो नहीं रहा है, केवल थोड़ा सा इसके मुकाबले थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो ये आपका अवतल दर्पण की विभिन्न स्थितियाँ हो गई, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको अच्छी तरह समझने के लिए इस बोर्ड पर बने हुए आकृति का आप एक बेहतर स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए तब आगे चलते हैं। अब हम लोग उत्तल दर्पण में चलते हैं। अब सवाल यही उठता होगा कि किसी अवतल दर्पण में 6 स्थितियां बन सकती हैं, तो उत्तल दर्पण में कितनी स्थितियां बन सकती हैं। तो उत्तल दर्पण में केवल और केवल एक ही स्थिति बनती है। अब मान लीजिए कि उत्तल दर्पण में इधर कोई वस्तु रखा जाए, क्योंकि परावर्तन तो उसी हिस्से से होगा जिस तरफ उसका मुख्य भाग हो, कलई की भाग की तरफ तो परावर्तन होगा नहीं। तो यहाँ ये आपका दर्पण हो गया, ये आपका मुख्य अक्ष हुआ, और ये आपका वस्तु हुआ। अब वस्तु यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, पीएफसी तो उधर होगा ना। अब यहाँ रख रहे हैं, यहाँ से आया ये वस्तु, प्रकाश किरण से यहाँ से टकराया, और टकराने के बाद कहाँ जाएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। जिस स्थान पर मिलता हुआ प्रतीत होगा, ये पॉइंट है ये आपका पॉइंट है F। अब यहाँ पर हम आगे चल रहे हैं, ये पॉइंट है आपका P, और इतना ही दूरी पर आपका होगा यहाँ पर C। ये प्रकाश किरण यहाँ से आया और टकराने के बाद इधर की ओर गया। अब कोई कहेगा कि ये लाइन कभी मिले, कभी भी नहीं मिलेगा। अब इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे कि आगे की ओर बढ़ाएंगे। जिस पॉइंट पर मिलता है यहाँ पर हमने बना दिया इसका प्रतिबिंब। तो यहाँ पर वस्तु हमने कहाँ रखा था, अब इधर पीएफसी का निर्धारण नहीं है, तो उसमें लिखा जाता है कि जब वस्तु दर्पण के सामने स्थित हो तब, है ना। लिखा क्या जाता है, जब वस्तु दर्पण के सामने स्थित
हो तब प्रतिबिंब की स्थितियाँ कैसी बनेगी। पहला तो बन रहा है कि कैसा बन रहा है जी, वास्तविक कटानों द्वारा बन रहा है कि काल्पनिक कटान। काल्पनिक कटान तो हम इसे क्योंकि ज़बरदस्ती वाली लाइनों से मिलाया गया है तो काल्पनिक ही ना है, तो प्रतिबिंब बनेगा कैसा, काल्पनिक और सीधा। दूसरी स्थिति कैसी बन रही है कि कहाँ बन रहा है, P और इधर F डैश से इंडिकेट कीजिए, अगर F से इधर लिख रहे हो तो प्रतिबिंब P तथा F डैश के बीच बनेगा। तीसरी स्थिति वस्तु से बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, तो वस्तु से छोटा बनेगा। ये आपका हुआ अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की सभी जगह वस्तु की रखी गई अलग अलग स्थितियाँ। अब आपका यहाँ पर सवाल उठता है कि अवतल दर्पण के प्रमुख उपयोग क्या क्या हैं। तो अवतल दर्पण का प्रमुख उपयोग आप लोग को पता होगा, हजामती दर्पण में इस्तेमाल किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर लाइट में किया जाता है, सोलर प्लेट में किया जाता है। मतलब जहाँ वस्तु को बड़ा दिखना हो या प्रकाश की दृष्टि को आपको विस्तृत करना हो तो उस जगह पर अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। और जिन जगहों पर प्रकाश की दृष्टि को संकीर्ण करना हो वहाँ पर उत्तल दर्पण का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे गाड़ी के साइड मिरर में, मोटरसाइकिलों के जो बगल में साइड मिरर लगा हुआ होता है गाड़ियों में, उसमें आप लोगों को होता है कि एक छोटे से शीशे में पूरे पीछे की तस्वीरों को देख लेना होता है, जिसके चलते उत्तल दर्पण क्या होता है कि किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाकर एक छोटे से दर्पण में हमको दिखा देता है। तो गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अवतल दर्पण का इस्तेमाल हजामती दर्पण में या सोलर प्लेट वगैरह में किया जाता है। ठीक है, अन्य जगहों पर भी इनका इस्तेमाल होता है। जैसे डॉक्टर, दांत का जो डॉक्टर होता है दांत को देखने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है। अब हम आपको आगे दर्पणों में उपस्थित दर्पणों के चिन्ह परिपाटी के बारे में बताएंगे, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि अब आप कल्पना कर लीजिए कि या पहले से भी आपको पता होगा कि अगर ये x अक्ष है, ये x डैश है, y है तो y डैश है, तो x की तरफ x का प्लस मान लिखते हैं, इधर x का माइनस लिखते हैं, इधर y का प्लस और y का माइनस लिखते हैं। तो उसी प्रकार अनुमान लगाइए कि जो अवतल दर्पण बना हो यहीं पर बना हो, या कोई उत्तल दर्पण भी बना हो तो इसी पॉइंट पर बना हो। उस सिचुएशन में जो दर्पण के बाएं तरफ होगा, अगर वस्तु इधर ही रखा जाए, प्रतिबिंब इधर ही बने, ठीक है, तो वह मान बाएं तरफ होगा तो हमेशा माइनस में होगा। अगर दाएं तरफ बनेगा तो वह मान प्लस में होगा। अगर भी कोई भी मान, जैसे वस्तु सीधा ही होता है हमेशा, तो वस्तु का मान हमेशा प्लस में होगा, और कोई वस्तु अगर उल्टा बने तो उसका मान हमेशा माइनस में होगा, जिसे दर्पण की चिन्ह परिपाटी के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ आपका प्रकाश के परावर्तन जो ये चैप्टर है, इसके जितने भी तथ्य हैं जो पढ़ाने वाले हैं उनको हमने समाप्त कर दिया है। अब इसमें से जो बचते हैं सिद्ध करने वाले होते हैं, जैसे किसी अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 को सिद्ध करना या दर्पण सूत्र को सिद्ध करना, जिसके लिए हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।